हेलो एवरीवन, मैं अमित टॉपर्स कोर्स एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। तो बेटा इस वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे। यहाँ पे हम जो सीयूईटी के जो लास्ट ईयर के पेपर्स हुए हैं ना बेटा, वो सीयूईटी के लास्ट ईयर के पेपर्स में जो आपका जीटी वाला सेक्शन है, जीटी वाला सेक्शन यानी कि जनरल टेस्ट जो आपका पेपर 3 होता है ना बेटा, उस पेपर 3 में जनरल नॉलेज जीके से रिलेटेड जो क्वेश्चन है ना, जीटी वाले सेक्शन में जीटी जो आपका पेपर 3 होगा उसमें जो आपका जनरल नॉलेज वाले जितने भी क्वेश्चन आए हैं 2022 वाला 6 अगस्त की जो शिफ्ट का पेपर है उसके वो सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे और एक आइडिया लेने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस हम इस बार यानी कि 2024 में अज्यूम कर सकते हैं, है ना। तो वही चीज तो हमारी प्रिपरेशन को बूस्ट करेगी कि हमें एक आइडिया होगा कि किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो जल्दी जल्दी से वो क्वेश्चंस देखते जाएंगे, कोई रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी तो वो चीज देखते जाएंगे और जो हमें इससे पूरा कंक्लूड करना है चीजें वो हम कंक्लूड करते जाएंगे। ठीक है, चलिए हम आपका शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। बेटा यहाँ पे मैं आपको क्लास में भी बार बार बोलता हूं और हमेशा मैंने आपको बोला कि जो इंपॉर्टेंट डेज होते हैं वहां से क्वेश्चन आपका रिपीटेड हर शिफ्ट में आता है। इंपॉर्टेंट डेज से क्वेश्चन आपके रिपीट होते हैं। तो देखो पहला ही क्वेश्चन क्या पूछा, इंटरनेशनल डे फॉर साइन लैंग्वेज। वो आपसे पूछ रहा है कि इंटरनेशनल डे फॉर साइन लैंग्वेज जो होता है वो किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है ना। तो यहाँ पे बेटा आंसर जो होता है वो होता है आपका 23 सितंबर को, है ना। 23rd ऑफ सितंबर जो होता है उस दिन आपका इंटरनेशनल डे फॉर साइन लैंग्वेज जो है वो आपका सेलिब्रेट होता है। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा आपको पूरा एक पीडीएफ शेयर किया है, उस पीडीएफ में आपके सारे इंपॉर्टेंट डेज दे रखे हैं, वो सारे डेज चेक कर लेना क्योंकि जब आपके ये क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं तो इस बार भी 100% चांस है कि आपका कम से कम एक क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट डेज से आएगा, है ना। तो आपको उस पीडीएफ में सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। चलो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। सॉल्यूशन यहाँ पे बोल रखा है कि यूनाइटेड नेशन की जो जनरल असेंबली है उसने ये डिक्लेयर किया था कि जो आपका 23rd ऑफ सितंबर होगा वो इंटरनेशनल डे मनाया आपका सेलिब्रेट किया जाएगा फॉर साइन लैंग्वेज। साइन लैंग्वेज आप जानते हो ना, साइन लैंग्वेज क्या होता है बेटा, जो आपके जितने भी ऐसे पर्सन होते हैं जो डीफ होते हैं, जो आपके ब्लाइंड होते हैं, वो कुछ लैंग्वेज का यूज करते हैं। तो उनके लिए जो आपके लैंग्वेज होती हैं वो क्या होते हैं, साइन लैंग्वेजेस होते हैं, है ना। तो उसके लिए डे कौन सा है आपको, 23rd ऑफ सितंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन फिर आपका डे से है। इंटरनेशनल लिटरेसी डे किस दिन सेलिब्रेट होता है बेटा, है ना। अब देखो फिर आपको बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं तो एक और क्वेश्चन डे से। यहाँ पे इंटरनेशनल लिटरेसी डे सेलिब्रेट होता है आपका 8 सितंबर को। सॉल्यूशन देख लेंगे आपका कि 8 सितंबर जो है इंटरनेशनल लिटरेसी डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन सितंबर 8। ठीक है, क्यों होता है, ताकि लोगों को लिटरेट किया जा सके, लोगों में अवेयरनेस क्रिएट की जा सके, ताकि लोग जो है वो आपका लिटरेसी एजुकेशन की तरफ आपका थोड़ा सा फोकस्ड हो। और आपको ये चीज़ पता होगी कि एजुकेशन जो होता है किसी भी पर्सन को पावरफुल बनाने में एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल होता है आपका एजुकेशन। किसी भी आपके कंट्री की इकोनॉमी रन करने में एक इंपॉर्टेंट टूल होता है एजुकेशन। टेक्नोलॉजी डेवलप करने में एक इंपॉर्टेंट टूल होता है आपका एजुकेशन। तो आपका जो लिटरेसी डे है वो कब सेलिब्रेट होगा, आपका 8 ऑफ सितंबर को सेलिब्रेट होगा आपका लिटरेसी डे। चलो अगला क्वेश्चन वो पूछ रहा है आपका वर्ल्ड हाईएस्ट मूवी थिएटर, है ना। अब ये क्वेश्चन तो थोड़ा सा पुराना है, 2021-22 का ये क्वेश्चन है, उस टाइम के करंट अफेयर में आया होगा। बट हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को क्यों अटेम्प्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो बोल रहे हैं वर्ल्ड हाईएस्ट मूवी थिएटर, है ना। आपका वो थिएटर जो हाईएस्ट है, तो चाहे वो पहले है ना, हो सकता है वो 21-22 में बना हो, लेकिन अभी भी तो वो आपका हाईएस्ट रहेगा। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए वर्ल्ड हाईएस्ट मूवी थिएटर कहाँ इनोग्रेट हुआ था, तो आंसर होगा आपका क्या, लद्दाख में। तो अभी भी आप याद रखोगे वर्ल्ड में हाईएस्ट लेवल पे अगर कोई मूवी थिएटर बना है तो वो कहाँ पे आपका प्लेस्ड है, लद्दाख में आपका वो बना हुआ है ना। फर्स्ट मोबाइल डिजिटल मूवी थिएटर है ये आपका जो इंडिया में है, जो कितने ऑल्टीट्यूड पे है आपका, 11,000 फीट, है ना। 11,562 दे रखा है, तो आप इतना भी याद रखो कि 11,000 फीट से ज्यादा पर है ना। तो एक काफी अच्छी हाइट होती है आपका 11,000 फीट, जहां पे ये आपका मूवी थिएटर जो है वो इनोग्रेट हुआ है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपको कुछ करेंसीज दे रखे हैं और कुछ कंट्रीज दे रखे हैं। आपको सिंपल इतना पूछ रहा है कि कौन से कंट्री में कौन सा करेंसी का जो कॉम्बिनेशन दे रखा है, क्या वो कॉम्बिनेशन आपके सारे सही हैं, सारे नहीं सही तो कौन कौन से कॉम्बिनेशन जो है वो आपका सही हैं।
तो बेटा देखो इस तरीके के जितने भी क्वेश्चंस आते हैं ना, वहां पे हमें पूरी इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं होती है। अगर हमें कुछ चीजें भी पता है, मतलब अगर हमें पार्शियल इंफॉर्मेशन भी है, तो भी हम पार्शियल इंफॉर्मेशन से चीजें जो है वो डील कर सकते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं बेटा, अब देखो ये वाली चीज है, हमें पता है कोरिया में रियाल की जो करेंसी है वो नहीं चलती, हमें सिर्फ इतना पता है कोरिया में रियाल करेंसी जो है वो नहीं चलती, मतलब ई वाला जो दे रखा है वो गलत है। अब मैं सारे ऑप्शन देखूंगा, जिसमें ई मेंशन होगा वो ऑप्शन आपका इनकरेक्ट होगा। तो ई वाला किसमें मेंशन है? ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी जो हो गया वो आपका इनकरेक्ट हो गया। एक चीज मुझे मालूम पड़ी। चलो अब बाकी में तो ई ऑप्शन नहीं दे रखा है। अब मैं यहां पे और चीजें देखता हूं। यूएई जो है ना बेटा, यूएई में आपका दिनार नहीं चलता, यूएई में चलता है आपका दिरहम, है ना। इंडिया के बहुत सारे लोग यूएई जाते हैं, तो वहां पे जो करेंसी चलती है वो आपका दिनार ना चल के कौन सी चलती है? दिरहम चलती है ना। तो मतलब ये वाला भी जो ऑप्शन है वो क्या है आपका? गलत है। तो अब मैं वो वाले ऑप्शन देखूंगा जहां पे आपका बी वाला है। तो देखो बी वाला ये हो गया, तो ये वाला गलत हो गया, और यहां पे भी बी है तो ये वाला भी आपका गलत हो गया। तो मैंने एलिमिनेट किया, मुझे कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं थी, फिर भी मैंने आपका क्वेश्चन जो है वो करेक्टली ऑप्ट किया, मतलब जितना डाटा मेरे पर था उतने डाटा को मैंने प्रॉपर्ली यूज किया और मेरा क्वेश्चन जो है वो आपका प्रॉपर्ली सॉल्व हो गया। ठीक है, ऑप्शन या आंसर हम देख लेते हैं। आंसर क्या है? नीदरलैंड में यूरो करेंसी चल रही है, यूएई में आपका दिरहम करेंसी चल रही है, रशिया में रूबल चल रही है, टर्की में लीरा चल रही है, और आपका कोरिया की अपनी एक अलग करेंसी है। तो एलिमिनेशन मेथड यूज करना आपको आया कि जितनी इंफॉर्मेशन आपके पास है उतनी ही इंफॉर्मेशन को आपने प्रॉपरली यूज किया, और उसी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आपने ऑप्शंस को एलिमिनेट किया, और आपका जो फाइनल आंसर है, करेक्ट आंसर है, वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो दो लिस्ट दे रखी हैं, यहाँ पे एक तरफ आपको रिलीजियस बुक्स दे रखी हैं, रिलीजियस लिटरेचर जो है वो दे रखी है, और दूसरी तरफ आपको दे रखा है रिलीजन्स का नाम। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे भी आपको पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है, चल जाएगा। आप देखो जो आपका मुस्लिम रिलीजन है वहां पे जो बुक है वो क्या है? कुरान। तो डी जो है वो मैच करेगा किससे? सेकंड से। तो मुझे देखना है कौन से ऑप्शन में डी जो है वो सेकंड से मैच कर रहा है। केवल एक ही ऑप्शन है, बाकी देखो किसी में आपका मैच नहीं कर रहा है, तो मेरे को यहां से वैसे ही एलिमिनेट हो गया कि आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। अब देखो एक चीज मैंने मैच करी है, अपने आप बाकी चीजें मैच हो जाएंगी। अब देखो त्रिपिटक जो है, त्रिपिटक जो बुक है वो आपका किसमें है? बुद्धिस्ट में, है ना। तो सी का जो है वो 4 मैच है, सी का जो है वो आपका 4 मैच होगा। यहाँ पे देखो ये करेक्ट हो गया, सी का 4, है ना। आपका अवेस्टा बुक जो है वो आपका पारसीज का है, तो ए का जो है वो थर्ड है। देखो इसमें आपका ए का थर्ड है और बी का जो है वो फर्स्ट है। तो आपको एक इंफॉर्मेशन पता थी, आपको सिर्फ इतना पता था कि कुरान जो बुक है, होली बुक है, वो किसकी? इस्लाम की है, मुस्लिम्स की है। वहीं से आपने क्वेश्चन को डील किया, और जितनी इंफॉर्मेशन आपके पास थी वहां से क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ है। तो मैं आपको बार बार एक चीज एम्फेसाइज कर रहा हूं कि आपको एक लिमिटेड इंफॉर्मेशन का प्रॉपर यूज करके आंसर्स को एलिमिनेट करने की कोशिश करोगे, जो आपको ऑप्शंस दे रखे हैं उन्हें एलिमिनेट करने की कोशिश करोगे, और फाइनल आंसर जो है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन, यहाँ पे ये आपके बुक्स दे रखे हैं और रिलीजन के नाम दे रखे हैं, है ना। चलो अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में आपको सब्जेक्ट दे रखे हैं, और कौन से सब्जेक्ट से, कौन सा सब्जेक्ट कौन से स्ट्रीम से रिलेटेड है वो चीजें आपको दे रखी हैं। तो हम सब लोगों को पता है बेटा, जूलॉजी जो होता है ना वो एनिमल से रिलेटेड होता है, तो जूलॉजी को मैं मैच कर दूंगा एनिमल से, और जो बॉटनी होता है वो प्लांट से रिलेटेड होता है। तो फर्स्ट का जो है वो थर्ड होगा। अब देखो फर्स्ट का थर्ड केवल एक ही ऑप्शन में दे रखा है, सी में। ठीक है, फर्स्ट का बॉटनी का प्लांट, है ना, तो बॉटनी का प्लांट फर्स्ट का थर्ड केवल एक ही ऑप्शन में दे रखा है, किसमें? आपका सी वाले ऑप्शन में। तो ऑटोमेटिकली सी वाला ऑप्शन आपका सही हो गया, बाकी चीजें मुझे देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। वैसे पैथोलॉजी जो होता है वो आपका डिजीजेस से होता है, और जो ये होता है वो आपका ब्लड से होता है। ठीक है, तो आपको सारा इंफॉर्मेशन नहीं पता था, आपको सिर्फ क्या पता था? जूलॉजी या बॉटनी पता था, क्वेश्चन आपका डील हो जाएगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन। वैसे यहाँ पे ये आंसर देख लेना, इसका सोल्यूशन, ये आपको सब्जेक्ट दे रखे हैं, और ये जो आपका रिलेटेड फील्ड है वो आपको दे रखे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अब देखो आपको माउंटेन पासेस पढ़ाए थे, तो यहाँ पे माउंटेन पासेस से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है। ठीक है, एक तरफ आपको माउंटेन पासेस का नाम दे रखा है, और दूसरी तरफ आपको क्या दे रखा है? स्टेट्स का नाम दे रखा है। ठीक है, तो हमने देखा था बोमडिला जो है वो कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। बोमडिला कहाँ सिचुएटेड है आपका? अरुणाचल प्रदेश। मतलब फर्स्ट का ए का क्या होगा? थर्ड। अब देखो यहां पे देखते हैं ए का थर्ड, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया, ये वाला ऑप्शन गलत हो गया, ए और सी जो है वो आपका बचा।
चलो और देखते हैं, हमें पता था नाथुला पास जो है वो कहाँ है, सिक्किम में। फोर्थ का क्या होगा, सेकंड। तो हम देखते हैं आपका ए वाले ऑप्शन में फोर्थ का 4 है, ये गलत हो गया, और सी वाले ऑप्शन में फोर्थ का सेकंड है, तो ये वाला आपका सही हो गया। तो मेरे को बाकी पासेस नहीं भी पता तो भी आपका ऑप्शन डील हो गया, क्योंकि हमें नाथुला पता है इंडिया का चाइना से ट्रेड जो होता है नाथुला पास से होता है, बहुत एक इंपॉर्टेंट आपका जो है वो नाथुला पास है। बोमडिला अरुणाचल का पास है। बाकी हमें पता है रोहतांग पास कहाँ है आपका, हिमाचल प्रदेश में है, मैच कर लेंगे रोहतांग पास आपका हिमाचल से। सी का जो हो गया वो आपका क्या हो गया, फोर्थ हो गया, तो इस वाले ऑप्शन में अपने आप आपका मैच कर जाएगा, सी का जो है वो फोर्थ वाला हो जाएगा। बाकी बनिहाल पास जो है वो कश्मीर में है, ठीक है। तो देखो बार बार मैं आपको क्या एम्फेसाइज कर रहा हूं कि आपको कुछ इंफॉर्मेशन पता थी, आपने उससे अप्लाई किया, अप्लाई करके आपने एलिमिनेट किया, क्वेश्चन आपका डील हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला ये अच्छा पासेस दे रखे हैं, इसका सॉल्यूशन दे रखा है, सॉल्यूशंस भी आपको साथ के साथ यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं मैंने, ताकि आपको कंफ्यूजन्स ना हो, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या है, ये आपका आपने देखा होगा एनालॉगी के क्वेश्चन होते हैं, है ना। तो ये एनालॉगी का क्वेश्चन है, डायरेक्टली हम बस यहाँ पे याद रखेंगे कि आपका ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। एनालॉगी रीजनिंग में आप पढ़ते हो, यहाँ पे मैं क्या समझाऊंगा आपका, है ना। ओवरी यूट्रस से कनेक्ट है, आपका सर्विक्स जो है वो आपका एक रिप्रोडक्टरी ऑर्गन है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन वो पूछ रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग वर इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। आपको वो बताना है वो पर्संस जो आपके प्रेसिडेंट भी डिक्लेयर हुए हैं, एज अ प्रेसिडेंट भी उन्होंने वर्क किया है और उन्होंने एज अ वाइस प्रेसिडेंट भी वर्क किया है, ठीक है। चलो अगर आपको लिस्ट याद है वाइस प्रेसिडेंट की तो आपका ये क्वेश्चन डील हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको वाइस प्रेसिडेंट की लिस्ट नहीं याद है तो आपका ये क्वेश्चन डील नहीं होगा। बेटा ज्ञानी जेल सिंह आपके प्रेसिडेंट तो बने थे लेकिन कभी भी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं बने थे ज्ञानी जेल सिंह। या फिर नीलम संजीवा रेड्डी प्रेसिडेंट तो बने थे लेकिन वाइस प्रेसिडेंट नहीं बने थे। तो मेरे को सिर्फ क्या ऑप्शंस पे एलिमिनेट करना है, सी और बी। तो देखो जब मैं आपका बी एलिमिनेट कर रहा हूं तो बी एलिमिनेट कर रहा हूं तो मेरा ये वाला गलत हो गया, ये वाला गलत हो गया, है ना। और अगर मैं सी एलिमिनेट कर रहा हूं तो मेरा ये वाला गलत हो गया। तो मेरे को जो इंफॉर्मेशन थी मैंने आपका एलिमिनेट किए, फाइनल आंसर क्या आ गया आपका, डी वाला, है ना। तो फाइनल आंसर क्या है, जाकिर हुसैन प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट रहे, के आर नारायण एज अ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट रहे, और शंकर दयाल शर्मा भी आपके प्रेसिडेंट भी रहेंगे और वाइस प्रेसिडेंट भी रहेंगे, है ना। टोटल इंडिया में 6 पर्सन्स ऐसे हैं जिन्होंने प्रेसिडेंट का पोस्ट भी होल्ड किया और वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट भी होल्ड किया है ना। मैं आपको सारे नाम बता रहा हूँ। पहले पर्सन है आपके सर्वपल्ली राधाकृष्णन, प्रेसिडेंट भी बनेंगे बाद में, पहले वो वाइस प्रेसिडेंट रहेंगे, इंडिया के पहले वाइस प्रेसिडेंट थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। दूसरे पर्सन थे जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन प्रेसिडेंट भी और वाइस प्रेसिडेंट भी। तीसरे पर्सन वी वी गिरी, है ना, ये प्रेसिडेंट भी वाइस प्रेसिडेंट भी। अगले पर्सन शंकर दयाल शर्मा, अगले पर्सन आपके क्या है नीलम, वो अगले पर्सन है आपके के आर नारायण, ठीक है। तो ये सारे ऐसे पर्सन हैं जो आपके प्रेसिडेंट भी रहेंगे और वाइस प्रेसिडेंट भी, एज अ वाइस प्रेसिडेंट भी वो आपके वर्क करेंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन, ये इसका सॉल्यूशन दे रखा है कि ये सारे पर्सन हैं जो आपके वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट भी रहे हैं। अगला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज सुपर कंप्यूटर ऑफ अमेरिका, है ना, इनमें से कौन सा सुपर कंप्यूटर है अमेरिका का। अब देखो यहाँ पे हमें पता है इंडिया का जो सुपर कंप्यूटर है वो परम है, परम इंडिया का सुपर कंप्यूटर है, तो परम ऑप्शन गलत है, ठीक है। दूसरी चीज हमें ये पता है अनुपम, अनुपम भी इंडिया जैसा कुछ नाम है, तो ये भी आपका अमेरिका की तरफ तो नहीं मिलेगा, है ना। चलो तो हमें ये देख लिया कि ए और सी ऑप्शन गलत है। अब जो आपका बचा बी और डी में से बचा, है ना, तो हमारा यहाँ 50% का चांसेस हो गया कि बी भी हो सकता है और सी भी हो सकता है ना। अगर हमें एग्जैक्ट पता है तो हमें पता है इसका जो आंसर है वो क्या है, मीरा है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे अगर आप कुछ ऑप्शंस को एलिमिनेट भी कर पाते हो तो आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है ना, आप ज़्यादा प्रोबेबिलिटी हो जाती है आपके आंसर के करेक्ट होने की, अगर आपने कुछ ऑप्शंस को एलिमिनेट कर लिया है जो आपको पता है कि 100% गलत थे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, मीरा होगा। मीरा एक सुपर कंप्यूटर है जो कहाँ का है, अमेरिका का है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ खरीफ क्रॉप।
खरीफ क्रॉप बेटा कौन से होते थे, जो मॉनसून वाले सीजन में होते थे, जो जुलाई से लेके आपका अक्टूबर में, जुलाई में आपका सो किए जाते थे, अक्टूबर नवंबर में उनका हार्वेस्ट होता था, वो कौन से होते थे आपके सारे खरीफ क्रॉप हुआ करते थे। तो बेटा देखो वीट जो है वो राबी क्रॉप है, वीट आपका खरीफ क्रॉप नहीं है, ठीक है। मस्टर्ड जो है वो आपका राबी क्रॉप है, मस्टर्ड भी आपका खरीफ क्रॉप नहीं है। तो हमने दो ऑप्शन को एलिमिनेट कर लिया। हमने देखा आपका कि जो मस्टर्ड होता है वो किस टाइम पे होता है, विंटर्स के टाइम पे होता है। वीट जो है वो किस टाइम पे होता है, विंटर्स के टाइम पे होता है। तभी तो होली के आसपास आपका वीट का हार्वेस्टिंग होता है। तभी तो आपका जो ऑयल सीड में मस्टर्ड ऑयल होता है उसका हार्वेस्टिंग कब होता है, आपका होली के आसपास होता है, मतलब मार्च के आसपास होता है, तो वो राबी क्रॉप हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे पी और मेज, तो बेटा यहाँ पे मेज जो है वो आपका खरीफ क्रॉप होता है, और आपका पी जो होता है वो आपका राबी क्रॉप होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, आपका मेज होगा, ठीक है। तो कुछ जगह ऐसा हो सकता है कि आपको पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है, पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है तो कुछ डाटा एलिमिनेट हो जाएगा और कुछ डाटा बचेगा, उसमें से आपको पिक एंड चूज करना हो सकता है। तो यहाँ पे भी अगर आप करोगे तो ऐसे क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करोगे, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है ऐसे क्वेश्चन में आपके करेक्ट होने की, और अगर करेक्ट होता है तो आपके नंबर गेन होने के चांसेस जो होते हैं वो ज़्यादा होता है, क्योंकि आपने दो ऑप्शन तो एलिमिनेट कर रखे हैं ना बेटा। तो किसी भी क्वेश्चन में जहाँ पे आप मिनिमम दो ऑप्शन एलिमिनेट कर पाओ वो क्वेश्चन ज़रूर से अटेम्प्ट करना, और जो बचे हुए दो होंगे उनमें से आप कोई भी लगाते हो तो प्रोबेबिलिटी 50% रहेगी कि आपका जो आंसर होगा वो करेक्ट होगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को ज़रूर अटेम्प्ट करोगे। चलो अब यहाँ पे बोल रहा है विच वॉज द फर्स्ट स्पेस क्राफ्ट टू कैरी मैन ऑन मून, है ना। आपके नील आर्मस्ट्रॉन्ग गए थे मून पे, फर्स्ट पर्सन, है ना, फर्स्ट पर्सन जो आपके मून पे लैंड हुए थे वो कौन थे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो गए थे वो कौन से मून मिशन पर गए थे, है ना, कौन सा आपका स्पेस क्राफ्ट था जो उन्हें लेकर गया था। तो बेटा उस टाइम पे अमेरिका की एक सीरीज चली थी जो थी अपोलो सीरीज। तो देखो अपोलो 15 दे रखा है, अपोलो 11 दे रखा है। यहाँ पे जो है आंसर वो है अपोलो 11। ये आपका प्योरली फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको बस ये याद करना पड़ेगा, और इसमें कोई समझने का या कोई भी वैसी चीज़ें नहीं है। यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं लगेगा, कोई एलिमिनेशन मेजर नहीं लगेगा। स्पुतनिक तो आपको पता है कि स्पुतनिक अभी आपका कोविड का वैक्सीन आया था, तो स्पुतनिक तो नहीं होगा। अपोलो में कन्फ्यूज़न है तो आपके स्पुतनिक नहीं होंगे, अपोलो में कन्फ्यूज़न है तो अपोलो 11 जो है वो आपका पहला मैन मून मिशन है जो सक्सेसफुल होगा, जिससे नील आर्मस्ट्रॉन्ग आपके जाएंगे। तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग का नाम याद रखना, फर्स्ट पर्सन हु लैंडेड ऑन द मून, है ना। चलो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पे ये दे ही रखा है आपका 1969 में ये सक्सेसफुल होगा ऑपरेशन जो आपका अपोलो फर्स्ट होगा। अब यहाँ पे आपको बॉडी पार्ट्स दे रखे हैं बायो के, और यहाँ पे बॉडी पार्ट्स के साथ साथ कुछ उनके फंक्शंस दे रखे हैं। चलो यहाँ पे कुछ चीज़ें मुझे याद हैं, जैसे सेरेब्रम जो होता है ना वो इंटेलिजेंस के लिए काम करता है। मुझे ये पता है सेरेब्रम जो है वो आपका इंटेलिजेंस के लिए काम करता है। मुझे पता है मेल्डोला जो होता है ना वो आपका वर्क करता है हार्ट बीट को रेगुलेट करने के लिए। तो मुझे ये दो पता है, मुझे ये दो ऑप्शंस पता हैं, बाकी मुझे नहीं पता। मैं देखता हूँ क्या इतनी इन्फॉर्मेशन से मेरा क्वेश्चन सॉल्व होता है या नहीं। तो ए मैच कर रहा है थर्ड से, मैंने देखा आपका ए मैच कर रहा है थर्ड से, खत्म हो गया। यहीं पे पहला ही ऑप्शन है जिसमें ए मैच कर रहा है आपका थर्ड से, बाकी किसी में मैच ही नहीं कर रहा, ठीक है। तो दूसरी इन्फॉर्मेशन फोर्थ वाला मैं देखता हूँ, फोर्थ वाला सेकंड से मैच कर रहा है, तो फोर्थ वाला सेकंड से मैच कर रहा है, तो मेरा फर्स्ट ऑप्शन जो है वो सही हो गया, ठीक है। अब देखो आपको लग रहा होगा यार ये तो बहुत टफ क्वेश्चन है, मुझे तो मैंने तो ये सारे नाम सुने ही नहीं है ना। बेटा नहीं है, आपको ये सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन दो इन्फॉर्मेशन पता थी, आपने सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस में एलिमिनेशन लगता है। अगर आपको जो इन्फॉर्मेशन आपने क्लास में पढ़ी है, जितनी चीज़ें आपको टीचर ने बताई हैं, सिर्फ उतनी इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, उससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उतनी इन्फॉर्मेशन से ही सारी चीज़ें जो है वो डील हो जाएंगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अब देखो यहाँ पे उसका सोल्यूशन दे रखा है, एक बार आप सोल्यूशन देख सकते हो कि कौन सा बॉडी पार्ट आपके कौन से फंक्शन जो है वो करता है, ठीक है। अब देख रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेस, इनमें से कौन सा जो है वो बेस है, ठीक है। हमें पता है ना एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है। पॉजिटिव आयन होगा एसिड होगा, नेगेटिव आयन होगा बेस होगा, और पॉजिटिव नेगेटिव का कॉम्बिनेशन होगा तो क्या होगा आपका सॉल्ट होगा। तो हमें पता है NaCl सॉल्ट है तो ऑप्शन नहीं होगा। हमें पता है HCl एसिड है तो करेक्ट नहीं होगा। मैंने दो एलिमिनेट कर लिए। फिर मुझे यहाँ पे एक चीज़ भी पता है, MgCl भी बेटा आपका Cl2 ये सॉल्ट होता है,
ये भी सॉल्ट होता है, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा, तो बेस एक ही बचा NaOH। और OH जो होता है आपको पता है OH क्या होता है, नेगेटिव। OH नेगेटिव आपका वो होता है, ठीक है, नेगेटिव चार्ज ओन करता है, तो ये क्या होगा आपका बेसिक होगा या बेस होगा। तो यहाँ पे बेस क्या है, NaOH, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्व हुआ, आपका आंसर क्या है, आपका NaOH जो होगा वो आपका हाइड्रोक्साइड होगा, जो क्या होगा आपका बेसिक होगा या बेस होगा, ठीक है। तो केमिस्ट्री से भी क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं, फिजिक्स वगैरह से या बाकी चीज़ों से भी आ रहे हैं। अब देखो फिजिक्स का क्वेश्चन आ गया, एस्केप वेलोसिटी, है ना। एस्केप वेलोसिटी कितनी होती है, अगर आप लोगों को याद होगा तो कितनी होती है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। कितनी होती है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होती है एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी क्या होती है कि जब आपका कोई भी प्लेन या सैटेलाइट जो होता है किस वेलोसिटी से लॉन्च हो, जो वो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर ग्रेविटेशनल पुल है उसे आपका न्यूट्रलाइज कर पाए और वो आपके अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर प्लेस हो पाए, तो क्या होता है आपका एस्केप वेलोसिटी। आंसर क्या होगा, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है आपका एस्केप वेलोसिटी। हमने 9th या 10th क्लास में ये पढ़ा था, 9th-10th क्लास में आपको ये फिजिक्स की बुक में या साइंस वाली बुक में आपको दे रखा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलो विच सिटी ऑफ द वर्ल्ड इज नोन एज द सिटी ऑफ गोल्डन गेट। फैक्चुअल क्वेश्चन है, स्टैटिक जीके है, याद करनी पड़ेगी, याद करो, है ना। इसमें कोई भी आपका लॉजिक नहीं लगेगा, कोई भी एलिमिनेशन नहीं लगेगा, डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन। अगर आपको आता है आप अटेम्प्ट करोगे, नहीं आता तो आपको ये क्वेश्चन जो है वो स्किप करना पड़ेगा, ठीक है। यहां मैं आंसर बता देता हूं, इसका आंसर है आपका सैन फ्रांसिस्को। इसका जो आंसर है वो है सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को को बोलते हैं द सिटी ऑफ गोल्डन गेट, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, ये इसका सॉल्यूशन दे रखा है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, द कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर, है ना, सेक्टर टू द जीडीपी ऑफ इंडिया इज अराउंड कितने परसेंट। इंडिया का जो जीडीपी है उसमें एग्रीकल्चर सेक्टर का बेटा कितना कंट्रीब्यूशन होता है, ये आपसे पूछा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे याद रखेंगे, इंडिया का जो जीडीपी है उसका ऑलमोस्ट 15 to 25% के बीच में एग्रीकल्चर का जो आपका कंट्रीब्यूशन है वो वैरी करता है। हर ईयर में थोड़ा बहुत कुछ डिफरेंसेस होंगे, लेकिन वो वैरी करेगा आपका 15 से लेके 25 तक। मेजॉरिटी ऑफ पोर्शन जो जीडीपी में शेयर करता है वो करता है आपका सर्विस सेक्टर, जो 60% से ज़्यादा करता है, और बाकी जो बचा हुआ है वो आपका इंडस्ट्रीज यानी कि सेकेंडरी सेक्टर करता है। तो प्राइमरी सेक्टर ऑलमोस्ट आपका 15 to 25%, सेकेंडरी सेक्टर यानी कि इंडस्ट्रीज आपका ऑलमोस्ट 20-25 समथिंग कुछ ऐसा करते हैं, और 60-65% कुछ आपका शेयर करता है टर्शरी सेक्टर, जिसे हम सर्विस सेक्टर बोलते हैं। तो देखो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है जो 15 से 25 के बीच की रेंज का है, तो 10 तो नहीं है ना, 12 भी नहीं है, 25 आपका अपर लिमिट हो गया जो ना के बराबर होगा। तो इस रेंज में कौन सा है आपका 20%। तो इसका आंसर मैं क्या टिक करूंगा, आपका 20%। एक सेफ ऑप्शन है, मैंने अज्यूम किया है, मैंने ये आपकी चीजें याद नहीं करी, ठीक है। मेरे को एक डाटा पता था, मेरे को एक आइडिया था कि इसके बीच में होता है, मैंने अज्यूम किया, और हो सकता है ये आपका सही हो, है ना। तो यहाँ पे एग्जैक्ट डाटा क्या दे रही है, 19.9%। हर साल वेरी करेगा, लेकिन रेंज जो मैंने आपको बताया है उस रेंज में ही आपका एग्रीकल्चर जीडीपी में पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन डील हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अब देखो यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, कुछ मॉन्यूमेंट्स दे रखे हैं और उनसे रिलेटेड पर्सन्स दे रखे हैं, है ना। जैसे आपने देखा होगा कि अभी जब G20 समिट हुआ था ना, तो मोदी जी आपके गए थे, कहाँ पर गए थे, राजघाट पर गए थे। राजघाट पर गए थे, और राजघाट पर किससे रिलेटेड आपका मॉन्यूमेंट बना हुआ है, किसकी समाधि है राजघाट पर, तो आपको पता है वो किसकी है, महात्मा गांधी की। तो आपको पता है राजघाट किससे रिलेटेड है, महात्मा गांधी। मेरे को सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन पता है सर, मेरे को बाकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं पता, मैं देखता हूँ कि क्या इस इन्फॉर्मेशन से मेरा क्वेश्चन सॉल्व होता है या नहीं होता। तो मैं तुरंत देखता हूँ ए का आपका क्या है, थर्ड वाला। अब देखो ए का थर्ड, सिर्फ आपका एक ही है बी वाला ऑप्शन जिसमें ए का थर्ड है ना। ए का राजघाट किससे, महात्मा गांधी, ए का थर्ड, एक ही ऑप्शन है जो आपका ए का थर्ड है। तो मेरा सिर्फ इतने से ही सॉल्व हो गया। मुझे नहीं पता विजय घाट किससे रिलेटेड है, मुझे नहीं पता अभय घाट किससे रिलेटेड है ना, मुझे नहीं पता महाप्रयाण घाट जो है वो किससे रिलेटेड है। तो मुझे सिर्फ एक पता था,
उससे मैंने डील कर लिया। ठीक है, वैसे हम याद रखेंगे कि विजय घाट जो है वो आपका लाल बहादुर शास्त्री से रिलेटेड है, अभय घाट जो है वो मोरारजी देसाई से रिलेटेड है, महाप्रयाण घाट जो है वो आपका राजेंद्र प्रसाद से रिलेटेड है। तो हम ये याद रखेंगे। लेकिन देखो आपको सिर्फ राजघाट भी पता था तो भी आपका क्वेश्चन जो है वो डील हो गया। ठीक है, चलिए, तो आपका ये यहाँ पे दे रखा है राजघाट महात्मा गांधी, विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री, अभय घाट मोरारजी देसाई और महाप्रयाण घाट जो है वो आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से रिलेटेड है। ठीक है, तो इस शिफ्ट में जितने आपके जीके के क्वेश्चन आए थे वो सारे हमने सॉल्व किए। हमें कुछ चीज़ें मालूम पड़ी। क्या चीज़ें मालूम पड़ी? कि ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन है, हमें मालूम पड़ा स्टैटिक में डेट से क्वेश्चन है ना। हमें यहाँ पे मालूम पड़ा स्टैटिक के जो आपके डेट से वहाँ से 2 क्वेश्चंस थे। ज्योग्राफी से आपके माउंटेन पासेस से रिलेटेड क्वेश्चंस था, है ना। कुछ जो मॉन्यूमेंट होते हैं इंडिया में इंपॉर्टेंट, उनसे रिलेटेड आपका क्वेश्चन आया था। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी। और हमने यहाँ पे ये भी देखा कि आपको अगर सारे इन्फॉर्मेशन नहीं है तो जितनी इन्फॉर्मेशन आपको है उससे रिलेटेड या उससे भी यूज़ करके आप क्वेश्चंस को जो है वो डील कर सकते हो। क्योंकि बेटा एग्जाम में जो पेपर सेट किया जाता है, बनाया जाता है, वो इसके अकॉर्डिंग ही बनाया जाता है। उन्हें भी पता है कि आपका नॉलेज बेस कितना है, उन्हें भी पता है कि आप कितनी चीज़ें जानते हो, कितनी चीज़ें नहीं जानते। तो आपके माइंड के अकॉर्डिंग ही ये पेपर जो है वो फ्रेम किए जाते हैं। ठीक है, चलिए, तो आपका एक और वीडियो आएगा या और भी वीडियोस आएंगे जिसमें लास्ट ईयर की जितनी भी चीज़ें होंगी वो इसी तरीके से हम सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलते मिलते चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।